शुरुआत करेंगे अच्छी और सच्ची खबरों की महाकुंभ से, जिसके खत्म होने में अब सिर्फ 9 दिन बाकी हैं। ऐसे में हर कोई महाकुंभ पहुंचकर संगम में स्नान कर लेना चाहता है और इसीलिए श्रद्धालुओं की जो भीड़ कम होने की उम्मीद थी, उल्टा वो भीड़ अब और ज्यादा बढ़ गई है। बड़ी संख्या में लोग ट्रेनों से, सड़कों के रास्ते और फ्लाइट्स के जरिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं, जिसके चलते प्रयागराज शहर श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ है। 13 जनवरी से लेकर अब तक 54 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा चुके हैं। बहुत अच्छे से स्नान हुए हम लोगों के, बहुत बढ़िया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आध्यात्मिकता ऐसी अनुभूति है कि आज से पहले कभी नहीं हुई थी। जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ व्यवस्थाएं नहीं हैं, उनको यहाँ पे आके एक्चुअल में देखना चाहिए कि व्यवस्थाएं हैं। जय गंगा मैया की जय। महाकुंभ का ये महाआयोजन जैसे जैसे समापन की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे श्रद्धालुओं की भीड़ कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही है। प्रयागराज से आई ये 3 तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। पहली तस्वीर संगम तट की है, जहां घाटों पर पैर रखने तक की जगह नहीं। दूसरी तस्वीर रास्तों की है, जिन पर आने जाने वाले श्रद्धालुओं का ये रेला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और तीसरी तस्वीर प्रयागराज रेलवे स्टेशन की है, जहां रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु ट्रेन से प्रयागराज जा रहे हैं, जिसके चलते रेलवे इन दिनों सैकड़ों स्पेशल ट्रेनें भी चला रहा है, ताकि आने जाने के लिए श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। लाखों की संख्या में हर घंटे श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं संगम घाट पर नहाने का जो लोगों का क्रेज है वो खत्म नहीं हो रहा है। पीछे अगर आप मेरे देखेंगे, इस वक्त मैं संगम घाट पे मौजूद हूं और नजारा आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर भीड़ है। ये घाट का जो रास्ता जाता है, जहां पर आप भीड़ देखेंगे बड़ी संख्या में, ये संगम घाट है। त्रिवेणी का संगम यहाँ पर होता है, जहां पर लोग जो हैं वो दूर दूर से नहाने आ रहे हैं। आप नज़ारा जहां तक देखेंगे वहां तक लोगों की भारी भीड़ है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप नदी में देखेंगे तो हजारों की संख्या में आपको वहां पर नाव दिखेंगी। लोगों ने लाइफ जैकेट्स पहनी हुई हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 तरफा भीड़ जो है वो आ रही है। मौके पर उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ के जवानों को लगाया गया है, साथ ही साथ पीएसी की कंपनीज को यहाँ पर लगाया गया है। बाकायदा अनाउंसमेंट करते हुए लोगों को चलते रहने के इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे सीटियां बजाते हुए पीएसी की जो कमांडेंट है, साथ ही साथ सीआरपीएफ जवान हैं, और इसके साथ ही जो यहाँ पर जो पुलिस है वो लगातार इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है। महाकुंभ शुरू होने से पहले सरकार का अनुमान 45 करोड़ लोगों के महाकुंभ आने का था, लेकिन सरकार के इस अनुमान से कहीं ज्यादा लोग अब तक महाकुंभ में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा चुके हैं और अभी भी रोजाना लाखों की संख्या में लोग संगम स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए, ये वो रास्ता है जो एग्जिट का रास्ता है। जब संगम से लोग स्नान करके निकलते हैं तब इस रास्ते से लोग आते हैं। ये कई रास्तों में से एक रास्ता है और आप देखिए दोपहर का वक्त है, लोगों का जो भीड़ है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। चाहे कोई भी दिन हो, शनिवार और रविवार को तो इतनी भीड़ हो रही है कि यहाँ तिल रखने तक की जगह नहीं होती। अब जबकि 8-9 दिन बचे हैं, यानी कि 26 फरवरी को समापन हो जाएगा इस महाकुंभ का, लेकिन लोगों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले। श्रद्धालुओं की इस भीड़ को संभालने के लिए वक्त वक्त पर क्राउड कंट्रोल प्लान का रिव्यू किया गया और जरूरत के मुताबिक इसमें बदलाव भी किए गए। बावजूद इसके भीड़ संभालने के लिए काफी मशक्कत प्रशासन को करनी पड़ रही है। कहीं लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट किया जा रहा है, वो इसी अपोमी का प्रयोग करते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ से बाहर निकल जाएं। कहीं पुलिस, सीआरपीएफ और पीएसी के जवान भीड़ नियंत्रित करने में जुटे हुए हैं। कहीं ड्रोन के जरिए भीड़ पर नजर रखी जा रही है, तो कहीं जरूरत के मुताबिक बैरिकेडिंग कर भीड़ को संभाला जा रहा है। इन तमाम कोशिशों पर कंट्रोल रूम से 24 घंटे निगरानी भी हो रही है, जिसका नतीजा ये है कि लोगों को संगम स्नान के लिए ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ रही है।
फील्ड में किस तरीके की भीड़ है, किस तरीके के लोग को मैनेजमेंट किया जा रहा है, ये तमाम मॉनिटरिंग की जा रही है। राउंड द क्लॉक एनालिसिस भी हो रहा है, डेटा एनालिसिस कि किस पॉइंट पे कितनी प्रेशर है, कितनी कैपेसिटी है और वहां पर कितने लोग आ रहे हैं, कितनी ज्यादा एक्सेस भीड़ है तो उसको कहां से डाइवर्ट किया जाए। सीसीटीवी कैमरों के साथ जो एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो एक व्यापक ढंग से कंट्रोल रूम का इस्तेमाल, फील्ड में तैनात पुलिस कर्मियों के साथ कोऑर्डिनेशन, और उसका नतीजा है कि इतनी बड़ी भीड़ आने के बावजूद स्थितियां नियंत्रण में है, परिस्थितियों को बिगड़ने नहीं दिया गया। पुलिस फोर्सेज हमारी रेगुलरली डिप्लॉयड है, सब जगह बहुत अच्छे तरीके से सुगमता से भीड़ नियंत्रण किया जा रहा है। कहीं कोई भीड़ का प्रेशर पॉइंट ऐसा नहीं रहा है जहां पे हमें कोई एडिशनल कहीं पे तात्कालिक रूप से फोर्स भेजनी पड़ी हो। सभी जगह से सुगमता से स्नान चल रहा है। सारे हमारे जो घाट हैं उन पे सुचारू व्यवस्था है, लोगों को इवैक्यूएट समय से किया जा रहा है। उनके आने और जाने के रास्ते वहाँ पे फोर्सेज जो है वो डिप्लॉयड हैं। महाकुंभ आने वाले लोगों की इस भीड़ में कई नामी ग्रामी चेहरे भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक, उद्योगपति से लेकर खिलाड़ी और नेता से लेकर अभिनेता तक महाकुंभ पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में आज अभिनेत्री जूही चावला और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी तीर्थराज प्रयागराज पहुंचे और उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। मैं अभी सबसे कह रही थी कि आज मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह आज थी। आज हम यहाँ पर प्रयागराज में महाकुंभ में आए। सुबह 7-7:30 बजे सूरज उग रहा था, ठंडी ठंडी धूप थी, सुंदर पानी और इतने लोग और इतनी श्रद्धा के साथ ये सब जो स्नान हो रहा है। फिर हम भी स्नान करने गए, शीतल पानी, इतना मजा आया, वहाँ से हटने का मन नहीं हो रहा था। इतना व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने व्यवस्था किया है, ये तो अद्भुत है, ये अकल्पनीय है। बड़ी बात यह है कि महाकुंभ के चलते राज्य के दूसरे आध्यात्मिक शहर जैसे अयोध्या, वाराणसी और मथुरा में भी आस्था का ऐसा ही सैलाब इन दिनों उमड़ रहा है। नौबत यह है कि रोजाना ही इन शहरों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसके चलते इन दिनों यूपी धार्मिक पर्यटन का मुख्य केंद्र बन चुका है। प्रयागराज से कुमार अभिषेक, सिमर चावला और संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लिए चलते हैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, जहां इन दिनों महाशिवरात्रि से पहले शिव नवरात्र उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज शिव नवरात्र का दूसरा दिन है और इस मौके पर बाबा की आरती में भगवान का मनमोहक श्रृंगार किया गया है, जिसके दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग महाकाल पहुंचे। इस साल ये उत्सव 27 फरवरी तक मनाया जाएगा और इस दौरान हर दिन बाबा अपने भक्तों को अलग अलग रूप में दर्शन देंगे। बाबा महाकाल की नगरी में ये उत्सव बहुत खास है। खास इसलिए है क्योंकि ये है शिव नवरात्रि, जिसे महाशिवरात्रि से पहले हर साल इसी उल्लास और उमंग के साथ मनाया जाता है। इस साल महाशिवरात्रि का ये पर्व 26 फरवरी को है। ऐसे में सोमवार से शिव नवरात्रि की शुरुआत उज्जैन में हो चुकी है और आज इसका दूसरा दिन है। सुबह सवेरे सबसे पहले बाबा का पंचामृत से अभिषेक हुआ। अभिषेक के बाद बाबा का मनमोहक श्रृंगार हुआ और फिर उन्हें भोग लगाया। चंद्र तिलक से सजे बाबा महाकाल के इस मनमोहक स्वरूप को देख भक्त निहाल हो गए। आज से विवाह उत्सव प्रभु जी का शुरू हुआ है, तो हम भी जाने अनजाने उनकी बारात में शामिल हो गए हैं। इससे बड़ी हमारे लिए एक भगवान की तरफ से एक बड़ा प्रसाद कौन सा हो सकता है, हम ये मानते हैं। बाबा महाकाल की नगरी में शिव नवरात्रि का ये उत्सव इसलिए भी अद्भुत और अलौकिक होता है क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में तीसरे नंबर पर विराजित भगवान महाकालेश्वर के दरबार में ही सिर्फ ये उत्सव होता है, जबकि देश के दूसरे ज्योतिर्लिंगों पर केवल महाशिवरात्रि का पर्व ही मनाया जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पे 9 दिन के नवरात्रि पर्व यहाँ होता है, लेकिन अब से विशेष योग है
एक तिथि बढ़ने से यह पर्व 10 दिन का रहेगा। भगवान महाकालेश्वर की भस्म पूजन के पश्चात यहाँ अभी लघुरुद्र पूजन प्रारंभ हो गया है। भगवान महाकालेश्वर पर, कोटेश्वर पर 11 ब्राह्मण द्वारा पूजन अभिषेक और प्रतिदिन भगवान का आज से लेकर अमावस्या तक भगवान को नित्य नए श्रृंगार शाम को 4 बजे से भगवान पे किए जाएंगे। जो अलग अलग रजत प्रतिमा के रूप में होगी, उन प्रतिमा को भगवान के ऊपर सजाया जाएगा, रखा जाएगा, जिसका दर्शन भक्त लोग प्राप्त करते हैं। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर मान्यता ये है कि इस दिन भगवान शिव का देवी पार्वती से विवाह हुआ था। शिव नवरात्रि इसी विवाह के पहले का उत्सव है, जिसे सिर्फ महाकालेश्वर मंदिर में मनाने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। शिव नवरात्रि के इन 9 दिनों में भगवान महाकाल को चंदन का लेप और मेहंदी भी लगाई जाती है और 9 दिनों तक भगवान महाकाल के मनमोहक श्रृंगार के साथ पूजा, अभिषेक और अनुष्ठान भी होते हैं, जिसमें शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से बाबा के भक्त दौड़े चले आते हैं। अभी वर्तमान में जो आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, भगवान महाकालेश्वर को विजय का श्रृंगार हुआ है। विजय के श्रृंगार अंतर्गत ही बादाम काजू से भगवान को श्रृंगार किया है, वस्त्र धारण हुए। महाशिवरात्रि के अंतर्गत आज दूसरा दिन है। भगवान महाकालेश्वर का राजा के श्रृंगार के रूप में दर्शन दे रहे हैं। सभी को महाकालेश्वर का आशीर्वाद। तो महाकाल के इस श्रृंगार के बाद अब आपको कश्मीर लिए चलते हैं। कश्मीर में जल संकट की आहट है, खबर यही दिखाएंगे आपको। दरअसल कश्मीर घाटी इस समय भयंकर सूखे से जूझ रही है। बारिश और बर्फबारी की कमी की वजह से वहां झरने और नदियां सूखने लगे हैं, जिसकी वजह से पीने के पानी का संकट पैदा हो गया है। जम्मू कश्मीर में ऊटपटांग मौसम की वजह से बर्फबारी में कमी हुई है और उसकी वजह से गुलमर्ग में 22 फरवरी से होने वाले विंटर गेम्स भी टाल दिए गए हैं। दक्षिणी कश्मीर में सूख चुके कई बड़े झरनों में मुगल गार्डन का झरना भी है, अजमल झरना भी है और झेलम नदी की सहायक नदियां भी शामिल हैं। फरवरी का महीना आधा बीत जाने के बाद भी कश्मीर घाटी में अच्छी बर्फबारी का इंतजार है। मौसम के बदलते मिजाज ने वहां रहने वाले हर व्यक्ति को चिंता में डाल दिया है। उसकी वजह जनवरी और फरवरी में होने वाली बर्फबारी में 75% की कमी है। नतीजा कश्मीर घाटी की मशहूर नदी झेलम पर सूख जाने का संकट मंडरा रहा है। घाटी के इतिहास में पहली बार 752 किलोमीटर लंबी झेलम नदी और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर काफी घटा है। दुनिया का कोई मुल्क हो या फिर किसी भी मुल्क का कोई भी शहर, हर मुल्क और देश की पहचान वहाँ की नदियाँ यानी दरिया होते हैं। इसी तरह कश्मीर की पहचान दरियाई झेलम है, जो कश्मीर के पूरे इलाके को चीरते हुए गुजरता है और यही कश्मीर में जनजीवन का जो है बुनियाद बना है। लेकिन पहली बार जम्मू कश्मीर के इतिहास में ऐसा हुआ है कि श्रीनगर की शान कहलाने वाला दरियाई झेलम भी सूख रहा है। दरअसल जहां से दरियाई झेलम कश्मीर में शुरू होता है, वीरी नाग की जगह से वो चश्मा
जो कि इसका मंबा था, वो चश्मा ही अब पूरी तरह से खुश्क हो गया है। झेलम नदी दक्षिणी कश्मीर से निकलती है और पूरी घाटी से होकर बहती है। वेरीनाग में गहरे नीले पानी के झरने से निकलने वाली झेलम पर जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान का असर साफ नजर आ रहा है। 40 दिन के चिलैकला यानी सबसे ज्यादा ठंड वाले दिनों के दौरान भी कम बर्फबारी और बारिश हुई। पूरी जनवरी में बमुश्किल बर्फबारी या बारिश दर्ज की गई। इसी दौरान सामान्य से 6 से 8 डिग्री ज्यादा तापमान रहा। नतीजा, कश्मीर घाटी में कई झरने सूखने लगे। जो पानी के सूतर है वो खुश्क हो गए हैं और कश्मीर में एक ही नहीं बल्कि कई सारे ऐसे कुदरती चश्मे जो कि सदियों से कश्मीर में पीने के पानी का मुख्य जो है सोर्स थे, वो अब सूख रहे हैं। इससे न सिर्फ पीने की पानी में कमी आ रही है बल्कि लोग इस बात को लेकर भी चिंतित हो रहे हैं कि आने वाले गर्मियों के मौसम के दौरान कहीं न कहीं नदियों और नालों से सराबोर कश्मीर भी पानी की किल्लत से जूझ सकता है। विशेषज्ञों की ये चेतावनी कोरी नहीं है। कम बर्फबारी की वजह से घाटी में पानी की कमी साफ दिखने लगी है। अनंतनाग का मशहूर अचबल झरना इस बार गर्मी की आहट से पहले ही पूरी तरह सूख चुका है। 466 फीट लंबा, 46 फीट चौड़ा और करीब 21,000 स्क्वायर फीट में फैले अचबल झरने में बेहद मुश्किल से पानी का कुछ कतरा दिख रहा है। जबकि पर्यटकों का ध्यान खींचने वाला यही झरना दिसंबर महीने में पानी से लबालब भरा था। हालांकि दिसंबर और जनवरी में मौसम के बिगड़े मिजाज ने इसकी सूरत बदल कर रख दी। कश्मीर घाटी में भयंकर सूखे की इस आहट के लिए लोग विकास परियोजनाओं के लिए जंगलों की बेतरतीब कटाई और जल के स्रोतों के पास अतिक्रमण को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वजूहात बहसे थे, शहरी हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। हमने जंगलात बेतहाशा काटे हैं जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन जो हुआ है ये भी एक काज है। दूसरी बात ये भी है कि जो भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो इस वक्त फेस कर रहे हैं हिंदुस्तान में, उसकी वजह से भी प्लास्टिक ज्यादा बढ़ रहा है, गंदगियां ज्यादा बढ़ रही है। लोग बेतहाशा नदी नालों को कूड़ा करकट में तब्दील कर रहे हैं जिसकी वजह से ये चीजें जो है, ये नियामतें जो है नायाब हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप देखेंगे कि हमने कश्मीर में तकरीबन 41 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट लैंड हमने खो दिए तो टू द डिफरेंट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट। बर्फबारी में कमी की वजह से गुलमर्ग में होने वाले खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 5वें संस्करण को भी टाल दिया गया है, जो 22 से 25 फरवरी के बीच होना था। बर्फबारी न होने से वहां अभी खेलों का आयोजन मुश्किल हो गया है। स्कीइंग और पैराग्लाइडिंग के शौकीनों में मायूसी छा गई है। ऑब्वियसली बर्फ थोड़ा कम है क्योंकि पोल्यूशन हुआ है तो उस वजह से बर्फ कम पड़ रही है। और तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि खेलो इंडिया को यहीं पे कराया जाए, पोस्टपोन ना किया जाए। खेलो इंडिया होना चाहिए, उसमें हमें मिलता है, हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते हैं खेलो इंडिया से ही। वही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने आप को, अपना टैलेंट लोगों को दिखा सकते हैं। खेलो इंडिया के लिए थोड़ा प्रिपेयर कर रहा था लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है स्नो ना गिरने की वजह से जो है पोस्टपोन करना पड़ा खेलो इंडिया। और हम बहुत निराश है क्योंकि हर एक चाहता है कि वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे, बट अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो पाया। तो यहाँ जो है मतलब बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं स्नो ना गिरने के, उसमें जो पोल्यूशन है। फूलों और फलों के कारोबार से जुड़े किसानों में भी चिंता दिख रही है, जिन्हें पानी की कमी की वजह से अपनी फसलों के खराब होने का डर सता रहा है। सूखे जैसी स्थिति की बढ़ती चिंताओं के बीच जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज फिर बदलने की उम्मीद है। अगले 48 घंटों में नए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 19 से 20 फरवरी के बीच कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की उम्मीद है, जिससे ऊंचे इलाकों में 6 से 10 इंच बर्फ गिरने का अनुमान लगाया गया है। इससे पानी की किल्लत से जूझ रही कश्मीर घाटी को थोड़ी राहत मिल सकती है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बदलते दौर में तमाम देश अपना सुरक्षा कवच
बढ़ाने में जुटे हुए हैं और इस आधुनिक और मॉडर्न वॉरफेयर में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाते हैं नए हथियार, जिनको इस वक्त भारतीय सेना अपना रही है। ऐसे ही एक खतरनाक हथियार भारतीय सेना को जल्द मिलने वाला है, एक ऐसा घातक ड्रोन जो पल भर में दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने की ताकत रखता है। टैंकों से लेकर बंकरों तक को सेकंड्स में बर्बाद कर सकता है। एक ऐसा आत्मघाती ड्रोन जिसका नाम है कैमिकेज ड्रोन। IIT जम्मू में साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सपो में इसे पेश किया गया। जिसने रूस यूक्रेन युद्ध में मचाई तबाही। रूस यूक्रेन युद्ध में जो बना गेम चेंजर, वो खतरनाक ड्रोन जो पल भर में बदल देता है जंग की तस्वीर। वो घातक ड्रोन अब भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने के लिए तैयार है। नाम है कामिकेज ड्रोन। IIT जम्मू में इन दिनों साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सपो चल रही है, जिसमें पूरी तरह स्वदेशी कामिकेज ड्रोन की झलक देखने को मिली। इन घातक ड्रोन्स को DRDO और कैडेट डिफेंस सिस्टम ने मिलकर तैयार किया है। अमेरिका हो या रूस या फिर इजराइल, जहां भी जंग होती है, इन ड्रोन्स का जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि कामिकेज ड्रोन लगभग 2 मीटर लंबे होते हैं और इनको इस तरह डिजाइन किया गया है कि आसानी से तेज हवा में भी मोड़ा जा सके। छोटा आकार और अनोखे डिजाइन की वजह से ये रडार की पकड़ में नहीं आते। अपने साथ लगभग 6 किलो तक विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। जंगल और पहाड़ों में छिपकर बैठे हुए दुश्मनों, टैंक्स और बंकरों को नष्ट करने में माहिर। सबसे खास बात ये कि इन ड्रोन्स को 100 किलोमीटर दूर से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसीलिए कामिकेज ड्रोन को सुसाइड या सेल्फ डिस्ट्रक्टिव ड्रोन भी कहा जाता है, क्योंकि दुश्मन के पास पहुंचते ही कामिकेज ड्रोन ब्लास्ट हो जाता है और दुश्मन को तबाह कर देता है। छिपे हुए आतंकियों का खात्मा करना हो या फिर घात लगाए बैठे आतंकियों के ठिकाने को बर्बाद करना हो, कामिकेज ड्रोन इसमें माहिर है। यही वजह है कि अगले 2 से 3 सालों के अंदर इस तरह के लगभग 5000 ड्रोन भारतीय सेना के पास होंगे। आपको बता दें कि कामिकाजी दरअसल एक जापानी नाम है। कामिकाजी जापान में ऐसे एयरक्राफ्ट होते थे जिनमें विस्फोटक लदा होता था और वो अपने दुश्मन के ठिकानों पर क्रैश कर जाते थे, जिससे बड़ा धमाका होता था। इसी वजह से इस तरह की तकनीक पर काम करने वाले ड्रोन्स को कामिकेज ड्रोन्स कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।